हेलो दोस्तों, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक है संयोजक कड़ी या मध्यस्थ जातियों से प्रमाण। तो देखिए, संयोजक कड़ी क्या होता है। तो जीवों में कुछ ऐसे जातियां होती हैं जो दो समीप लक्षणों को प्रदर्शित करता है, अर्थात कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दो जीवों के बीच के कड़ी होते हैं। तो देखिए, जीवों के कुछ ऐसे लक्षण या जातियां जो दो समीप लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, द्विधारी दोनों वर्ग के मध्य, और वे द्विधारी जो होते हैं दोनों वर्ग के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। वैसे जीव को संयोजक कड़ी कहते हैं। इसका एक उदाहरण है युगलीना। तो देखिए, युगलीना एक संयोजक कड़ी है और ये प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जंतु है। युगलीना एक प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जंतु होता है और इसके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये इसके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है। तब ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर अपना पोषण करता है। लेकिन ये तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। जब सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है तब वो अन्य जीवों की तरह पोषण प्रदान करता है। तो देखिए, यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करता है और जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है तब वो जंतुओं की भांति पोषण करता है। इसीलिए युगलीना को पादप और जंतुओं के मध्य का कड़ी कहा गया है। तो युगलीना को पादप और जंतुओं के मध्य का संयोजक कड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार से इसका, तो देखिए ये युगलीना है और ये युगलीना जो होता है सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकाश नहीं होता है तब वो अन्य जंतुओं की भांति अपना पोषण करता है। तब इसको पादप और जंतु दोनों के बीच के कड़ी कहा गया। नेक्स्ट है नियोपिलाइना। तो देखिए, नियोपिलाइना क्या होता है। ये एक जंतु है जो संघ मोलस्का का सदस्य है, लेकिन एनेलिडा के सदस्यों से ये अधिक सुगठित अकशेरुकी जंतु होता है। तो जो नियोपिलाइना होता है वो संघ मोलस्का के सदस्य होता है, लेकिन ये एनेलिडा से अधिक सुगठित होता है और अकशेरुकी होता है। इसका शरीर जो होता है, इसका शरीर पे एक कवच उपस्थित होता है, लेकिन जो इसका शरीर का बनावट होता है वो खंड के रूप में होता है। इस प्रकार से कवच पाई जाती है और इसका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है और इसमें कोलोन भी उपस्थित होता है। इसीलिए नियोपिलाइना को एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो देखिए, जो नियोपिलाइना होता है उसको किसके बीच का कड़ी कहा गया? तो मोलस्का और एनेलिडा दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहा गया। नेक्स्ट है लैटिमेरिया। तो देखिए, लैटिमेरिया क्या होता है। यह एक मछली होता है जिसमें उभयचर के पैर का विकसित होता है। इसीलिए
इस मछली को उभयचर के बीच की कड़ी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ देखिए जो लैटिमेरिया होता है वो एक मछली होता है, लेकिन उसका पैर जो होता है उभयचर की तरह होता है, तब लैटिमेरिया को मछली और उभयचर के बीच का कड़ी कहा जाता है। यह है नियोपिलाइना। देखिए इसका जो शरीर है वो खंड युक्त है, जबकि इसके शरीर पे ये कवच उपस्थित होता है। तो ये जो कवच है वो मोलस्का सदस्य को प्रदर्शित करता है, जबकि ये खंड युक्त जो होता है इसका शरीर का बनावट वो एनेलिडा से संबंधित होता है। यही कारण है कि नियोपिलाइना को एनेलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आर्कियोपेटेरिक्स। तो देखिए आर्कियोपेटेरिक्स क्या है, ये एक पक्षी है और यह जुरासिक काल में पाए जाने वाला पक्षी होता है। इसके जीवाश्म लगभग 1500 करोड़ वर्ष पुरानी थी। और इस पक्षी में क्या होता है कि सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा आगे की पैरों की अंगुलियों पर पंजे थे, लेकिन पक्षियों की भांति पंख नहीं था। तो देखिए आर्कियोपेटेरिक्स जो है एक पक्षी है, तो इनमें पक्षी की भांति पंख नहीं होता था, लेकिन सरीसृप की तरह लंबी पूंछ, चोंच में दांत हुआ करता था तथा जो अगला पैर था उस पे अंगुलियों और पंजे थे। और ये समतापी था। ये जो पक्षी है ये समतापी पक्षी था, इसीलिए इसे सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो ये जो आर्कियोपेटेरिक्स है इसको पक्षी तथा सरीसृप के बीच का कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। तो देखिए पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण क्या होता है कि जीवों में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं वो उनके पूर्वज में उपस्थित होते हैं, लेकिन वातावरण में बदलाव के कारण वो विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण को जीवों में प्रत्यावर्तन का प्रमाण होता है। देखिए जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो या तो आकस्मिक होता है, आकस्मिक उत्पन्न होता है, या पूर्वजों में विद्यमान थे तथा बदलती वातावरणीय दिशाओं के अनुकूलन के फलस्वरूप ये जीवों में विलुप्त हो जाता है, और इसी को पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्वजता लक्षण क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें है अवशेषी अंग। आइए अवशेषी अंग क्या होता है। तो जंतुओं में कुछ अविकसित एवं निष्क्रिय अंग अथवा उसके भाग पाए जाते हैं। तो देखिए जंतुओं में कुछ अविकसित या निष्क्रिय अंग उपस्थित होता है जो कार्यहीन होता है, और वैसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। और ये अंग जो होते हैं हमारे पूर्वज में क्रियाशील थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका लोप हो रहा है, अर्थात लोप हो गया। तो देखिए अवशेषी अंग क्या होता है कि कुछ ऐसे अविकसित या निष्क्रिय अंग होते हैं जो हमारे पूर्वज में क्रियाशील थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोप हो गया है। तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है, जिसका उदाहरण है परिशेषिका या अपेंडिक्स। तो देखिए अपेंडिक्स जो होता है एक अवशेषी अंग है।
तो यहाँ खरगोश, गाय, भैंस, बंदर एवं शाकाहारी स्तनधारियों में सेलुलोज को पाचन करने के लिए अपेंडिक्स हुआ करता था। तो देखिए अपेंडिक्स का कार्य क्या होता था? सेलुलोज का पाचन करना। तो शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन करने के लिए पहले अपेंडिक्स हुआ करता था, जिसको परिशेषिका भी कहा जाता है, लेकिन अब यह एक अशेषी अंग है जो मनुष्यों के पूर्वज में पूरी तरह से क्रियाशील था, लेकिन धीरे धीरे लोप हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये जो पार्ट है ये एक अपेंडिक्स है और इसका काम सेलुलोज का पाचन करना होता है। नेक्स्ट है पूंछ। तो देखिए पूंछ क्या है कि मनुष्यों में पूंछ तो नहीं होता है, लेकिन पूंछ कशेरुकों के नीचे दुम सदृश रचना प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पूंछ भी एक अशेषी अंग है और कभी कभी नवजात शिशुओं में छोटी सी पूंछ दिखाई देती है। इस प्रकार से पूंछ भी एक अशेषी अंग है। नेक्स्ट है त्वचा के बाल। तो देखिए आदि मानव में पहले उनके शरीर पे बहुत सारे त्वचा पे बाल हुआ करता था और उन जो बाल होता था वो शरीर के टेम्परेचर को स्थिर रखता था, इसके लिए उस समय क्रियाशील था। लेकिन अब धीरे धीरे उनके त्वचा पर बाल लुप्त हो गया। इस प्रकार से ये एक अशेषी अंग है। तो स्तनधारियों के त्वचा पर बाल पाया जाता था और ये इसका काम था शरीर पे जो तापमान होता है उसको स्थिर रखना, लेकिन मनुष्यों में इसकी आवश्यकता नहीं है और इसी कारण से ये एक अशेषी अंग बन गया। नेक्स्ट है पक्षियों में अशेषी पंख। तो अब पक्षियों में भी अशेषी पंख होता है और उनमें से क्या हुआ कि कुछ पक्षियों में पंख हुआ करता था और वो पंख का काम था उड़ना, उड़ने में मदद करना। लेकिन वो पंख उड़ने के बजाय तेजी से दौड़ने में मदद करने लगा और इस प्रकार से वो एक अशेषी अंग बन गया। जैसे देखिए पंख जो था उड़ने के लिए होता था, लेकिन कुछ पक्षियों का शरीर बड़ा हो गया और बड़ा होने के कारण उड़ने के वजह तेजी से दौड़ने लगे और इसीलिए इनका जो पंख था वो अशेषी बन गया। जैसे शुतुरमुर्ग और कीमी, ये दोनों ऐसे पक्षी हैं जिनका शरीर बहुत बड़ा हो गया और पंख जो था उड़ने की जगह तेज से दौड़ने में मदद करने लगा। इस प्रकार से पक्षियों में भी अशेषी पंख होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।